हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू इंडिया बाई रोहित में। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एक ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में आज हम समझ बनाएंगे कि ये क्या है और इसके लिए इसके बारे में जो टोटल जानकारी है उसको हम प्राप्त करेंगे। ठीक है। जैसे कि पढ़ते हैं कि एक क्या है। ठीक है, तो इसको पहले जान लेते हैं कि ये होती क्या है। जैसे कि इकोसिस्टम है। किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। जैसे कि इकोसिस्टम क्या होता है, जैसे कि वनीय क्षेत्र हो गया या घास स्थल हो गया, उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो उनमें जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाए उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। जैसे कि जीवों का होना या फिर पेड़ पौधे या फिर मतलब इनको किसी भी प्रकार से कहा जाता है उसे ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। जैसे इसके बारे में पढ़ते हैं कि जैव विविधता के लिए क्या शर्तें हैं। ठीक है। जैव विविधता जहाँ होगी उसके लिए अनिवार्य दो शर्तें हैं। ठीक है। जैसे कि वहाँ अत्यधिक वर्षा होनी चाहिए और उच्च तापमान। जहाँ अत्यधिक वर्षा होगी और उच्च तापमान होगा वहाँ पर ही जैव विविधता पाई जाएगी। जैसे कि इसके बारे में समझते हैं कि जैसे कि एक ग्लोब है। ठीक है। एक ग्लोब है। ये एक ग्लोब है, समझते हैं इसके बारे में। जैसे कि ये ग्लोब हो गया। ठीक है। और ये 0 डिग्री देशांतर है, वो सॉरी 0 डिग्री अक्षांत। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है। जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे कि ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो जैसे कि 0 डिग्री के लगभग 23.5 डिग्री ऊपर तक और लगभग 23.5 डिग्री नीचे तक का जो एरिया होता है इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर जो है वर्षा जो भूमध्य रेखा के जो निकट का क्षेत्र होता है इसमें वर्षा भी बहुत अधिक होती है और टेम्परेचर भी बहुत अधिक होता है। यहाँ देखा जाए तो इसके आसपास के जो एरिया होते हैं ये लगभग 10 डिग्री जो बहुत ही नज़दीक होते हैं वहाँ पर जो है डेली ही मतलब डेली बारिश होती है और यहाँ पर डेली सूर्य निकलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर तापमान भी बहुत अधिक होता है और वर्षा भी बहुत अधिक होती है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो मैंने इंडिकेट किया है इसमें इसमें तापमान भी बहुत अधिक होता है और यहाँ पर ही जो है जैव विविधता पाई जाती है। ठीक। और यदि यदि मतलब ये ध्रुवों की तरफ अगर आप जाओगे तो ध्रुवों की तरफ जाने से जैव विविधता घटती है। और दोनों इधर जाओगे ये हो गया दक्षिणी ध्रुव और ये हो गया उत्तरी ध्रुव। ठीक है। उत्तर दक्षिण दोनों तरफ अगर जाओगे ध्रुवों की तरफ तो जैव विविधता की कमी होती है। और यदि आप भूमध्य रेखा की तरफ आओगे तो भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर जो है टेम्परेचर भी अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है और यहाँ पर ही लगभग पाई जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हॉट स्पॉट कहते हैं उष्ण स्थल। उष्ण स्थल जैसे कि जैव विविधता केंद्र, इसके हॉट स्पॉट भी कह सकते हैं, उष्ण स्थल भी कहते हैं और जैव विविधता केंद्र जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है उसे जैव विविधता केंद्र कहते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं भारत के बारे में, समझ लेते हैं कि भारत में जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। जैसे कि भारत में जो ये पश्चिमी घाट है। ठीक है। ये पश्चिमी घाट हो गया केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये जो पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र हो गया यहाँ पर बहुत ही अधिक बारिश होती है। बहुत ही अधिक बारिश और टेम्परेचर भी अधिक होता है। ठीक है। क्योंकि ये भूमध्य रेखा के बहुत ही अपना भारत जो है निकट है इसलिए यहाँ पर पश्चिमी घाट में वर्षा भी बहुत अधिक होती है और टेम्परेचर भी मतलब बहुत होता है। ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं ये पूर्वी हिमालय के कुछ मतलब राज्य हैं, अपने जितने भी 7 राज्य हैं, इस 7 राज्य हैं यहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ पर इसे पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। पूर्वी हिमालय का ये क्षेत्र है और यहाँ पर वर्षा और तापमान दोनों ही बहुत होते हैं। जैसे कि यहाँ पर गारो खासी जयंतिया नाम की पहाड़ी है तो वहाँ पर कीप आकार की होने की वजह से वहाँ पर बारिश भी बहुत अधिक अधिक होती है और टेम्परेचर भी अधिक होता है। इस कारण जो है यहाँ पर जैव विविधता के केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर पश्चिमी घाट में भी जैव विविधता के केंद्र पाए जाते हैं। हमारे भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारे भारत का विस्तार है। ठीक है। और इसकी अगर उत्तर दक्षिण से अगर दूरी देखी जाए तो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर हमारे भारत की लंबाई है और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। ये एक बेसिक जानकारी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र हमारे भारत में कहाँ कैसे क्या है इसके बारे में जान लेते हैं।
जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट मैंने बताया आपको कि पश्चिमी घाट क्षेत्र पर बारिश बहुत अधिक होती है, इस कारण से यह एक जैव विविधता केंद्र है। और दूसरा पूर्वी हिमालय, जैसे कि यहाँ पर गारो खासी जयंती है जो मेघालय में पाई जाती है, वहाँ पर बहुत ही अधिक बारिश होती है और बहुत ही अधिक गर्मी होती है, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता के केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कि हमारे यहाँ जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये हो गया, यहाँ पर है कुछ, मतलब जैसे कि लक्षद्वीप, ठीक। और यहाँ पर कुछ पड़ जाता है ऐसे करके कुछ पड़ जाते हैं द्वीप, ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार हमारा बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में। यहाँ पर दोनों जगह ही जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो यहाँ पर पश्चिमी जो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार में दक्षिण पूर्वी मानसून से बहुत ही वर्षा होती है, इसलिए यहाँ दोनों ही जगह ही जैव विविधता के केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट में लिखा है मैंने कि केरल में स्थित शांत घाटी जो है, साइलेंट वैली, जैव विविधता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, जो शांत घाटी है वो जैव विविधता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ बहुत ही अधिक बारिश होती है, और शांत घाटी जो है वो केरल में पाई जाती है। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में। और मैं इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूँ बेसिक जानकारी के लिए, जैसे कि शांत घाटी ये हो गई केरल में, एक पूछी जाती है सिलिकॉन वैली, ठीक है, सिलिकॉन वैली जो है वो पाई जाती है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में पाई जाती है सिलिकॉन वैली। ठीक, चलो ये बेसिक जानकारी थी। और आगे बढ़ते हैं, ये भी नोट है कि जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। और जैव विविधता सर्वप्रथम जो है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोसेन नामक व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जो थी, की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, तो इसलिए 24 अक्टूबर को है जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस भी कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता दशक मनाने की घोषणा की थी, जो 2011 से लेकर 2020 तक चला था। ठीक है, 2011 से लेकर 2020 का जो दशक था उसे जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि जैव विविधता के लिए क्या क्या संकट है और उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैव विविधता के लिए संकट, जैसे कि प्राकृतिक, ऑप्शन ए है कि प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। जैसे कि जो जैव विविधता वाले जगह होते हैं, जो घने जंगल होते हैं, उनको जब नष्ट होते हैं, जब आदमी अपने अंधाधुंध कार्यों के द्वारा जो है प्राकृतिक आवासों को काटता है, ठीक है, तो वो नष्ट हो जाते हैं, और ये एक प्रकार का जैव विविधता के लिए संकट है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, तो बहुत सारी किरणें जो होती हैं वो हमारी पृथ्वी की जो परतें हैं उनके द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती हैं, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण ये भी है कि हमारे यहाँ इतने सारे इंडस्ट्रीज चल रही हैं, तो उनके द्वारा, कारखानों द्वारा बहुत सारा धुआं निकलता है, तो इसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जो कि जैव विविधता के लिए बहुत ही संकट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वो जैसे कि वो किसी जगह पर लगाए जाते हैं, तो वो अपनी जो प्रजाति है उसको तो बढ़ावा देते हैं, लेकिन उसके आसपास के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि विदेशी प्रजाति जो है वो जैव विविधता के लिए संकट है। ठीक, जैव विविधता क्या है कि वहाँ पर तरह तरह के पौधे पाए जाने चाहिए, विभिन्न प्रकार के, उसे जैव विविधता कहते हैं। और ये विदेशी प्रजाति का पौधा ऐसे इस प्रकार के होते हैं कि जो अपने आप खुद बढ़ते हैं और अपने आस पड़ोस के जितने भी पौधे हैं उनको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी संकट है। और चौथा है कि नगरीकरण एवं औद्योगिकरण, ये भी नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भी जो हमारी जैव विविधता है, हमारी पृथ्वी की खूबसूरती है, जैव विविधता, वो समाप्त हो रही है, और इसके इत्यादि कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए क्या है, तो शाकाहार को प्रोत्साहन यदि आप देंगे तो जैव विविधता के लिए ये खतरा नहीं है। ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जैव विविधता संरक्षण के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि इन सीटू होता है, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू क्या होता है, स्वास्थान पद्धति, और स्वास्थान पद्धति, और एक्स सीटू जो होता है उसे कहते हैं बाह्यस्थान पद्धति। ये क्या है, जैसे कि कोई पौधा बहुत ही बुरी अवस्था में, मतलब वो समाप्ति की कगार पर है, ठीक है, समाप्ति की कगार पर है, तो इन सीटू में क्या होता है कि जैसे एक पेड़ है, अरे कुछ भी मान लीजिए, ऐसे ही बना दिया मैंने, ठीक है, जैसे कि वृक्ष है, ठीक, तो इसको इसी एरिया में यदि यदि संरक्षण प्रदान किया जाता है और उसको सही करने के लिए नाइट्रोजन जो होते हैं, नाइट्रोजन को, हालांकि पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में मतलब ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके जैसे कि किसी भी पौधे को संरक्षण प्रदान किया जाता है और उसी जगह पर किया जाता है, तो उसे कहते हैं इन सीटू। और यदि एक्स सीटू जैसे कि उस पौधे को उखाड़कर किसी दूसरी जगह पर या प्रयोगशाला में या लैब्स में ले जाते हैं और वहाँ उसको संरक्षण प्रदान करते हैं, तो उसे कहते हैं बाह्यस्थान पद्धति, एक्स सीटू पद्धति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जलीय जैव विविधता, जलीय जैव विविधता क्या है, जैसे कि प्रवाल द्वीप क्षेत्र होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो है लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप जो हैं, ये दोनों ही प्रवाल द्वीप वाले द्वीप हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जैव विविधता केंद्र पाए जाते हैं, जैसे कि जो प्रवाल द्वीप होते हैं वहाँ कैल्शियम युक्त जो मोंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, तो वहाँ पर छोटी मछलियाँ आती हैं और छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आती हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पर जलीय जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। IUCN क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है, पर्यावरण को बचाने के लिए ये संस्था कार्य करती है। ये इसकी महत्वपूर्ण कार्य है कि एक रेड डाटा लिस्ट जारी करती है, जिसमें प्रकाशित करती है कि जो संकटग्रस्त जीव होते हैं उनकी सूची को किया जाता है इसके द्वारा, ठीक। और इस सूची में क्या होता है, जो जीव संकटग्रस्त होते हैं यानी विलुप्ति के कगार पर होते हैं उनके बारे में ये जारी करती है, और उस देश के बारे में बताती है कि इस देश में ये जीव जो है बहुत ही संकटग्रस्त है। इससे जो है उस देश को पता लगता है कि हमारे यहाँ कौन से जीव जो है संकटग्रस्त हैं, ठीक है। और विलुप्ति के एक मैंने फैक्ट लिख दिया है इसमें कि यदि कोई जीव है, जैसे कि वो अपने स्थान पर यदि 50 साल तक ना पाया जाए तो उसे जो कि विलुप्त घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। यदि 50 साल तक अपने स्थान पर ना, मूल स्थान पर ना दिखना, तो मतलब उसे विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। अब हमारे यहाँ जो है, हालांकि हमारे भारत में जो है चीता जो है वो विलुप्त हो गया है, ठीक है, क्योंकि चीता अब हमारे भारत में नहीं पाए जाते हैं। और जैसे कि एक मैंने करंट में क्वेश्चन पढ़ा था लगभग जून जुलाई 2021 में शायद पढ़ा था मैंने, तो एक गिलहरी थी, उड़ने वाली गिलहरी थी, हालांकि वो विलुप्त हो गई थी, लेकिन वो गंगोत्री नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वहाँ पर वो दोबारा देखी गई। तो इस प्रकार का फैक्ट था, तो मैंने सोचा बता दूं। तो इस प्रकार से हमने जो है जैव विविधता क्या है, इसके बारे में पढ़ा, ठीक है, और जैव विविधता के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं इसके बारे में पढ़ा, ठीक। और जैव विविधता ग्लोब पर कहाँ पर है, कैसे क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी ली, ठीक। और उष्ण स्थल क्या होते हैं, जैसे कि जैव विविधता हॉट स्पॉट जो होते हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक। और आगे बढ़ते हैं कि हमारे भारत में जैव विविधता कहाँ पर है। ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट है, और ये पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है जैव विविधता के केंद्र पाए जाते हैं। और ये लक्षद्वीप हो गया और अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ पर भी जैव विविधता पाई जाती है। और सर्वाधिक जैव विविधता के क्षेत्र जो हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में मैंने लिखा है, और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इसके बारे में सारी जानकारी ली है। और नॉर्थ में केरल में साइलेंट वैली जो है, वो साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो वाल्टर जी रोसेन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इनके बारे में पूछा जाता है। जैव विविधता दशक जो है वो 2011 से लेकर 2020 तक है। और जैव विविधता के बारे में पढ़ा कि इसके लिए क्या क्या संकट हैं, तो उनके बारे में जानकारी ली। और इस प्रकार से IUCN, जैसे कि IUCN क्या है, इन सीटू एक्स सीटू ये क्या है, सारी जानकारी ली। और रेड डाटा लिस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की।
इस प्रकार से हमने जैव विविधता के बारे में सारी सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार से जय हिंद, वंदे मातरम।